नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुक्तेश्वर पहुंचकर चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही विकास कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो वहीं समीक्षा के बाद मुक्तेश्वर क्षेत्र में एप्पल मिशन के अंतर्गत किसानों के विकसित किए जा रहे एप्पल फार्म्स का भी भ्रमण किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही एप्पल फार्म्स का भी उन्होंने भ्रमण किया। आपको बता दें कि किसानों द्वारा एप्पल फार्म्स और सेबों की खेती की जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया और साथ ही जायजा भी लिया। और इस दौरान सीएम धामी एप्पल फार्म्स भी पहुंचे। आपको बता दें कि सेबों की जो खेती किसानों की तरफ से की जा रही है, उसे लेकर जो कार्य चल रहे हैं उसकी भी उन्होंने समीक्षा की और जानकारियां भी जुटाई। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, सीएम धामी मुक्तेश्वर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले निर्माण कार्य जो भी चल रहे हैं वहां पर उनका निरीक्षण भी किया, जायजा भी लिया। बिल्कुल प्रीति, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां एक और अपने सरकारी कार्यक्रम के तहत काशीपुर उधम सिंह नगर पहुंचे थे और वहां से उन्होंने कल मन की बात का 100वां एपिसोड कार्यक्रम में नैनीताल में उनको रहना है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100वां एपिसोड है और उससे पहले आज मुख्यमंत्री अचानक शाम को मुक्तेश्वर पहुंचे। तो वहां पर उन्होंने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के जो कार्य हैं उनका जायजा लिया। वहां केएमडीएन में जो कार्यक्रम चल रहे थे, जो विकास के कार्य चल रहे थे, उनका स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर वहां पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। नैनीताल के एसएसपी, डीएम समेत तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर स्थलीय निरीक्षण किया, अन्य जो विकास के कार्य है उसका जायजा लिया और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो रात्रि निवास होगा, रात्रि प्रवास होगा, वो वहीं रहेगा। और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 बजे नैनीताल में मन की बात का 100वां एपिसोड के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, इस दौरान देखिए एप्पल फार्म्स भी सीएम धामी पहुंचे और किसानों द्वारा जो सेबों की खेती की जा रही है उसे लेकर भी उन्होंने समीक्षा की है। क्या कुछ किसानों को फसलों के बारे में या खेती के बारे में कुछ बातें कही गई हो सीएम धामी की तरफ से? पवन, बिल्कुल, एप्पल को प्रभावित करने के लिए एप्पल की जो खेती है, वैसे उस सेब की खेती से जुड़े हुए जो किसान हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, कैसे प्रदेश में जो सेब उत्पादक हैं उनको, उनके मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी उपज को कैसे बढ़ाया जाए और बेहतर सेब के उत्पादन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि सरकार के द्वारा इस तरह की तमाम सब्सिडी भी दी जाती है और जो किसान हैं उनको लाभान्वित करने के लिए तमाम स्कीमें भी चलाई जा रही हैं। और ऐसे में वहां पर जो मुख्यमंत्री रुके हैं वहां पे तमाम किसानों से भी उन्होंने वार्ता की है। जो किसान बहुत से किसान ऐसे हैं जो अच्छी खेती करते हैं,
उनको और ज्यादा हौसला अफजाई करने का भी काम किया है। अधिकारियों से भी फीडबैक ली है और एप्पल की कृषि को और ज्यादा बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर के समीक्षा भी की है। जहां एक और विकास कार्यों की समीक्षा की गई, वहीं किसानों के हित के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर अधिकारियों और किसानों से वार्ता कर और आगे किस तरीके से और ज्यादा विकसित किया जा सकता है उसके दिशा निर्देश भी दिए। ठीक है पवन, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उत्तराखंड में एमडीडीए का निर्माण राजधानी को सुनियोजित ढंग से सुंदर और सरल बनाना था, लेकिन राजधानी दून में 90% अवैध निर्माणों का बोलबाला है। सभी जगह मानकों के विरुद्ध सेटिंग कर निर्माणों को स्वीकृति दी जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि एमडीडीए में पूरी तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दून की सड़कों पर तमाम जगह जाम की स्थितियां भी बनी हुई है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का कल 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन देश के साथ साथ प्रदेश में भी बीजेपी ने बेहद सही तरीके से मनाने का फैसला लिया है। सांसदों और मंत्रियों को भी अलग अलग स्थानों पर मन की बात सुनने का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं सीएम धामी नैनीताल में मन की बात कार्यक्रम में रहेंगे, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट माणा गांव में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। साथ ही राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में किया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी। उन्होंने दावा किया है कि पीएम के मन की बात को 23 करोड़ देशवासी नियमित रूप से सुनते हैं, जबकि कार्यक्रम को 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं। बताया जा रहा है कि मन की बात सुनने से कई लोगों को प्रेरणा मिली है, जबकि इसी कार्यक्रम के तहत विदेशी उत्पादों में कमी और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिला है। महेंद्र भट्ट ने यह भी दावा किया है कि राज्य के लिए भी पीएम मोदी के मन की बात कई मायनों में अहम है। पूर्व सैनिकों के साथ मन की बात को सुनेंगे। मंत्री सुबोध उनियाल जी नरेंद्र नगर में ढालवाला में मन की बात को सुनेंगे। इसके अलावा सतपाल महाराज जी बाहर प्रवास में हैं, इनका कार्यक्रम वो वर्चुअल जुड़ेंगे, हमने उनसे आग्रह किया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश में छिद्रवाला में मन की बात को सुनेंगे। इसके अलावा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ये सहसपुर में जो जेबी इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, हमने जो इंस्टीट्यूट है उनमें भी मन की बात के कार्यक्रम रखे हैं, तो भगत दा वहाँ रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी जी ये कोटद्वार में मन की बात को सुनेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी डोईवाला में शिव मंदिर परिसर में मन की बात को सुनेंगे। मैं स्वयं कल माणा गांव में, जो भारतवर्ष का प्रथम गांव है, उसमें मन की बात में रहूँगा। हमारे माननीय अजय जी संगठन मंत्री हरिद्वार में सप्तऋषि मंडल में मन की बात को सुनेंगे। हमारे केंद्रीय कार्यालय प्रभारी श्री महेंद्र पांडे जी ये भी नैनीताल में जो नाविक हैं उनके साथ मन की बात को सुनेंगे। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत जी ये काला डूंगी में हिम्मतपुर तल्ला इस बूथ पर मन की बात को सुनेंगे। हमारे पूर्व प्रदेश मदन कौशिक जी हरिद्वार में सप्तऋषि मंडल हर की पेड़ी मन की बात को सुनेंगे। हमारे श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, आप नैनीताल में प्राइमरी पाठशाला गोरखपुर में मन की बात को सुनेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर सभी विधायक, हमारे 47 विधायकों के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। अभी जिलों के अंदर भी प्रयास होगी तो विधायकों के कार्यक्रम उस रूप में रहेंगे।
नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सितारगंज में हो रहे अपराधों पर सरकार के खिलाफ हमला बोला है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार की विफलता के चलते प्रशासन की लापरवाही से शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अपराधियों को अपराध करने का मौका मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है, ऐसे संरक्षण देने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरोध कठोर कार्रवाई की जाए। सितारगंज में अपराध जो ये बढ़ रहे हैं, इसमें सरकार इस पे अंकुश लगाने में, इसे रोक पाने में नाकाम हो गई है और ये बात तो साबित ही होती चली जा रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जब पूछ रहे हैं कि सरकार को देखना होगा कि ये इस तरीके के जो अपराधी हैं, चाहे खुलेआम हत्याएं हो जा रही हैं, चाहे कुछ दिनों पहले एक हल्द्वानी में भी एक कांड हुआ था, अभी भी छोटे छोटे झगड़े भी हो जा रहे हैं, तो आखिर ऐसे अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? इस पर भी सरकार को नजर रखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ जा रही है कि इतना बड़ा कांड कर दे रहे हैं, इनको कौन संरक्षण दे रहा है, उस पर भी सरकार को बहुत नजर बनानी पड़ेगी और संरक्षण देने वाले व्यक्ति पर के खिलाफ जो है कि विरुद्ध कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी हो गई। अन्यथा आप देख रहे हैं कि बहुत बुरा ये कांड, जिसको दूसरा रंग देने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये दूसरा रंग नहीं है, ये अपराधीकरण हमारे सितारगंज में बढ़ रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सफल बनाने के लिए बीजेपी अपनी तैयारियों में लग गई है। तो वहीं सोमेश्वर विधानसभा के प्रभारी दीपक कन्नू शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर सोमेश्वर विधानसभा में मन की बात कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड यादगार रहेगा। तो वहीं सोमेश्वर चारों मंडलों के 145 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा और इसे सुना भी जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल दिनांक 30 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को संबोधित करेंगे। उसी के निमित्त विधानसभा सोमेश्वर में यह कार्यक्रम बड़े ही जोश और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाएंगे और हमारे जो विधानसभा सोमेश्वर के 4 मंडल हैं, सोमेश्वर, मछखाली, सयादेवी और ताकुला, इन मंडलों में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और हर मंडल में 15 बूथ ऐसे हैं जिसमें यह कार्यक्रम 100 की संख्या का करा जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी मन की बात को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएंगे। टिहरी जनपद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में टिहरी के जिला सभागार में जिला योजना की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में प्रभारी मंत्री ने 88 करोड़ 14 लाख 31 हजार का परिव्यय पारित किया। बैठक में प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी बैठकों में पूरी तैयारियों के साथ आए। विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से जो मानक तय किए गए हैं उनमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। हमारी वार्षिक जिला योजना है, उसका
आज बैठक हम लोगों ने की है और जो 34 मद हमारे थे जिसमें 88 करोड़ 14 लाख 31 हज़ार का परिव्यय यहाँ पे सभी सदन के माननीय सदस्यों माननीय विधायकगणों के और तमाम अधिकारियों के समक्ष पारित हुए हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो हमारे परिव्यय जो पास हुआ है ये जैसा पिछली बार भी आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जो बैठक हुई थी उससे बढ़ के हमने इस बार ये परिव्यय पास किया है और कुछ इसमें पिछले जो चालू योजना है उसमें लगता है, शेष के लिए हम जो आगे आने वाली योजना है उसमें हम इसमें पैसा लगाते हैं और जितना पैसा जिसको देना था जैसा हमें लगा कि जहाँ कुछ काम संतोषजनक नहीं था पिछली बार तो उनके पैसे की पिछली बार से कटौती की गई है और जिन्होंने काम अच्छा किया या जिसके लिए हमें लगा कि उससे मुझसे अपेक्षाएँ ज़्यादा हैं तो वहाँ पैसा हमने बढ़ाया भी है और इसके लिए जो हमारे माननीय सदस्यगण यहाँ मौजूद थे, एक जगह का विषय आया था पॉली हाउस का तो उसमें माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं थे तो उसके लिए जांच के निर्देश दिए गए। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान सबसे पहले चंदन रामदास को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी अपनी अपनी पूरी तैयारियों के साथ ही बैठक में आए। तो जिला सभागार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। तो कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरती जाएगी और जो भी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले के रिखनी खाल और धुमाकोट क्षेत्र में बाघ की सक्रियता नहीं थम रही है। रिखनी खाल में बाघ मवेशियों को मारकर अपना शिकार बना रहे हैं। बाघ की सक्रियता से ग्रामीणों में भय का भी माहौल कायम हो चुका है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि मंत्री पद पर रहते हुए पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट को शुरू करवाने को कहा गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत 106 हेक्टेयर के भीतर बूढ़े और मानवीय जीवन के लिए भयावह बन चुके बाघ पाखरा टाइगर प्रोजेक्ट में रहे बाघ की दहशत से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बाघ के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन और सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लांसडाउन के अंदर जिस तरीके की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं और दोनों ही परिवारों को जो क्षति पहुंची है, दोनों ही परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो घटना है, मैं सोचती हूँ कि आज बहुत आवश्यक है ये समझना इस चीज़ को कि जब कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ भी लगा होगा, जिन भी क्षेत्रों से लगा होगा, डेफिनेटली कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मैं लांसडाउन को देखती हूँ, मैं लांसडाउन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करना चाहूँ तो मैंने जब ये घटना हुई तो उसके बाद हमारे जो बहुत सम्मानित आदरणीय सुबोध उनियाल जी से भी मेरी बातचीत हुई थी, वन मंत्री समय प्रदेश में है, और उनके द्वारा भी वहाँ पर मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो है सर्च टीम वहाँ पर भेज दी है और ऑपरेशन अभी जो है वो चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है इस पर और तेज़ी लाने की आवश्यकता है क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर अभी दहशत का माहौल है और डेफिनेटली जब एक बाघ आदमखोर हो जाता है, मैन ईटर हो जाता है, तो उसको पकड़ना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी कि वहाँ के जो विधायक हैं वो इस सारी जिम्मेदारी जो है वो कह देते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क एक अभिशाप बन गया है। मैं ये नहीं कह रही कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाकी हिस्सों में नुकसान नहीं होता है, लेकिन सिर्फ लैंसडाउन को नुकसान मिले और जो फायदे कॉर्बेट नेशनल पार्क से होने चाहिए थे, जो बेनिफिट कॉर्बेट नेशनल पार्क से होने चाहिए थे, वो अगर हमारे विधानसभा तक, हमारे क्षेत्र तक नहीं पहुंचे तो मैं सोचती हूँ ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। सूबे के 5वें धाम और हिंदू सिख आस्था संगम लोकपाल हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 20 मई 2023 से शुरू होने जा रही है। हेमकुंड
साहिब में 10 से 12 फीट बर्फ मौजूद है। भारतीय सेना की 418 इंजीनियर कोर के जवानों द्वारा हेमकुंड साहिब के पहले अटलाकोटी ग्लेशियर को काटकर 4 फुट चौड़ा मार्ग बना दिया गया है। मौसम और परिस्थिति को देखते हुए भारतीय सेना के जवानों ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है। आस्था पथ से बर्फ साफ कर मार्ग को पूरी तरह श्रद्धालुओं के खोले जाने के लिए निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी मसूरी माल रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कार्य की प्रगति का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्य की धीमी गति और माल रोड पर पड़े मलबे को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ ही संबंधित ठेकेदार को कार्य की गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। माल रोड का पैदल भ्रमण कर कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे आज अपने समर्थकों के साथ नगर में खुलेआम हुई हत्या के पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सितारगंज में अपराध बढ़े हैं वह सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता के चलते प्रशासन की लापरवाही से शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अपराधियों को अपराध करने का मौका भी मिल रहा है। जोशीमठ प्रखंड के बड़ा गांव में पंचायत चौक में पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर को सजोए गरुड़ छाड़ मेले का विधिवत समापन हुआ। तो वहीं इस बार मेले में ग्रामीणों के आग्रह पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से काशी की प्रसिद्ध गंगा आरती मेले में पहुंचे। यह ऐतिहासिक मेला बड़ा गांव के पंचायत चौक में हर 2 साल बाद आयोजित होती है। यहाँ पर 1 साल हस्तोला मेला और 1 साल गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर ढोल सागर के 18 तालों पर विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित पारंपरिक मुखौटे का नृत्य भी हुआ। साथ ही रामायण के कुछ प्रसंगों का भी राम लक्ष्मण सीता के पात्रों को नृत्य नाटिका के माध्यम से दिखाया गया। जोशीमठ प्रखंड के बड़ा गांव में यहाँ पे एक ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 500 साल पुराना ये मेला बताया जाता है और इस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि भगवान गरुड़ और विष्णु का जो है ऊपर जो ठीक मेरे सामने दिखाई दे रहा है सुराही का एक ऐतिहासिक जो वृक्ष है और इसी वृक्ष से जो भगवान अब से कुछ ही देर बाद भगवान गरुड़ जी नीचे चौथा प्रांगण में आएंगे, जहाँ पे ये ऐतिहासिक गरुड़ छाड़ मेला चल रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा तस्वीरों के माध्यम से दिखाए कि किस तरह यहाँ पे ये ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐतिहासिक अभी जो मुखौटा नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे क्षेत्र के जोशीमठ प्रखंड के दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे मुखौटा नृत्य देखने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 तालों में 18 मुखौटों का यहाँ पे नृत्य प्रदर्शन किया जाएगा और ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर जो है हमारे बड़ागांव क्षेत्र के लोग संजो के रखे हुए हैं। बड़ागांव से प्राइम न्यूज के लिए संजय कुमार।